तो चलिए दिस इज द थर्ड सेशन ऑन income tax calculation for salaried employees, and in this session we will be covering important portions, important in the sense कि now we are at the stage जहाँ की हम practical example solve कर सकें। तो यहाँ पे हम अभी के सेशन में जो कवर करने वाले हैं, पहले का जो सेशन था जस्ट समझिए प्राइमर था, एक कंसेप्ट देने के लिए, छोटा सा आइडिया देने के लिए। अब हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और आज परफेक्शन की तरफ बढ़ करके इसको क्लोज करेंगे। इनकम पिछली बार इनकम टैक्स कैलकुलेशन के दौरान कई चीजें मैंने उसके प्रोविजंस को डिटेल में नहीं बताया था, ना उसको एडजस्ट किया था। जैसे एचआरए लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था कि सर ऐसे क्यों नहीं ले रहे। उसी तरह से और भी कई छोटी छोटी चीजें मैंने जान के छोड़ी हुई थी, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सारे प्रोविजंस बताता मैं। तो आज के प्रॉब्लम में आप थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी आपको ज्यादा दिखेगा। एंड वी विल स्टार्ट विद द पोर्शन जहां से कि हम सबसे पहले देखेंगे एचआरए का एडजस्टमेंट, उसके बाद ओल्ड रिजिम हमने देखा था, न्यू रिजिम देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे एंड फाइनली एग्जाम्पल दे करके मैं क्लोज कर दूंगा सेशन। माय प्लानिंग इज आप अटेम्प्ट कीजिए, 45 मिनट्स का टाइम है, 10 मिनट के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप देखिए और उसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, या नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कम से कम एकदम क्लियर होइए प्रॉब्लम में। फिर हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो दैट विल बी वी कॉल इट सैंडविच काइंड ऑफ कोर्स। थोड़ा सा बताया, ट्यूटोरियल कराया, बताया, ट्यूटोरियल कराया। पर्पज ये है कि इसके अलावा आपको खास मेहनत ना पड़े बाद में सारी की सारी चीजें फिर से देखने की। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर हाउस रेंट अलाउंस, हम यहीं से बिगिन कर रहे हैं कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए कैसे इसको पूरा का पूरा डील करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम बना तो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, एग्जाम्पल भी गवर्नमेंट के लिए आएगा, लेकिन अगर वैसा कुछ इंडिकेशन नहीं होता है तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि प्रोविजंस हमको याद होने चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना प्रॉब्लम बनाने का बिहेवियर बदल सकें, यानी कि हम अकॉर्डिंगली जो है उसको एडजस्ट कर सकें। तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें। या सैलरीड एम्प्लॉइज हु रिसीव हाउस रेंट अलाउंस, पहला तो वर्ड है रिसीव हाउस रेंट अलाउंस। अगर नहीं मिल रहा होगा किसी सैलरीड एम्प्लॉय को, अब आप कहिए भाई हमारे ऑफिस में तो सबको मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं क्या उनको भी अलग से ये कंपोनेंट मिलता है? तो जब उनको नहीं मिलता है तो ये कहना हमारा सही नहीं है कि भाई सबको मिलता है। वो देखना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम में कि मिलता है कि नहीं मिलता है अलग से। एंड हु पेज रेंट, दोनों चीज सॉरी एंड दोनों चीजें जरूरी हैं कि हु पेज रेंट, उनको रेंट भी पे करना जरूरी है। अगर वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, रेंट पे करना भी जरूरी है। सो ये दो प्री कंडीशंस हैं। ये दो प्री कंडीशंस के बाद हम आगे देखें। ये जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का अमाउंट क्या होगा, कितना होगा, ये जो है पूरा का पूरा कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं एचआरए में। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि सैलरी, सैलरी से कहने का मतलब ये है कि भाई क्या मिल रहा है, उसमें अलग से एचआरए शो है कि नहीं, रेंट कितना पे किया है उसने, ठीक है। एचआरए रिसीवेबल, सैलरी में एचआरए उसको कितना मिल रहा है, एंड सिटी ऑफ रेजिडेंस, किस सिटी में वो है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि किस सिटी में वो है। डिडक्शंस देखिए क्या क्या है। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, दूसरा है इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे कम जो आएगा वही उसको मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअल एचआरए जो उसको मिल रहा है। द सेकेंड वन इज 50% ऑफ द सैलरी, जहां मेट्रो में अगर वो पर्सन है तो इट इज 50%,
और यदि नॉन मेट्रो है तो 40%। सैलरी का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि सैलरी का डेफिनेशन हर जगह बदलता है, जो कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, बेसिक पे प्लस डी है यहाँ पे हमेशा। सो 50% है ये फॉर मेट्रोज एंड 40% फॉर नॉन मेट्रो सिटीज, ठीक है। एंड 10% ऑफ एक्चुअल 10% रेंट एक्चुअल पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। दिस हियर सैलरी है 10% ऑफ सैलरी। सो यहाँ पे सैलरी छूट गया है रियली लिखना। तो इनमें से जो सबसे कम होगा वो पूरा का पूरा हम कंसीडर करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है और ये आपके लिए एग्जाम्पल है, मैं यहां लिख दिया है मैंने, अटेम्प्ट योर सेल्फ। हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोग सेल्फ बनाइए हर कोई, नेक्स्ट सेशन में उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। एकदम इसी पैटर्न पे है, ये तीनों पैटर्न में निकालिए एक्चुअल उसको कितना मिला है, डिसाइड कीजिए कि वो मेट्रो में है नॉन मेट्रो में है, और उसके बाद ये थर्ड कंपोनेंट को देखिए, एक्चुअल रेंट उसने जितना दिया है, सैलरी में से 10% माइनस करने पे कितना आता है, इसमें से जो लिस्ट होता है वो पे होगा, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पे आए। टैक्स कंसर्न इन बजट 2023, इसको बताने का दो पर्पज है। देखिए, इनकम टैक्स कोई बुक नहीं है जिससे कि आप पढ़ेंगे, और इवन इफ आप किसी बुक से भी पढ़ेंगे ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपडेट रहना पड़ता है। तो इसमें जो न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं ये एवरी ईयर के बजट में देखना पड़ता है, और हमारे लिए रिलीवेंट है 23-24 वाला बजट। वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसी पर बेस्ट प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास, और उस पे जो बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे, अपडेट नहीं रहिएगा तो नहीं। दूसरा, एक बहुत डीम प्रोबेबिलिटी है, माइट भी कि ये भी पूछ दे कि टैक्स रिलेटेड इस बजट में क्या क्या चीजें थी। तो अगर पूछ दिया तो एक जगह आपको कंटेंट मिल जा रहा है। तो दो पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो है कि न्यू टैक्स रिजिम में ये कहा गया है कि 7 लाख तक जिनका इनकम है उन पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। अब ये चीज समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7 लाख से कम जिनका इनकम होगा उन पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 8 लाख हो गया तो 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो समझने लायक है कि 7 लाख तक तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो एडिशनल 1 लाख पे लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें अलाउ किया गया है, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ये नहीं था। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया है। यदि आपने कोई टैक्स प्रीफरेंस नहीं दिया है इवन इन योर ऑफिस, देन डीडीओ इज फ्री टू चूज, एंड डिफॉल्ट में उसको यही सिस्टम चुनना होगा न्यू रिजिम का, ठीक है। अगर टैक्स पेयर चाहे, कैन चूज, वो चूज करेगा, चूज नहीं करेगा तो डिफॉल्ट में ओल्ड एडमिट हो जाएगा। एक यहाँ पे और चेंज किया गया है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो लीव इनकैशमेंट था उसकी लिमिट 3 लाख रुपीज थी पहले, वो बढ़ा करके 25 लाख रुपीज कर दी। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हम भी जो है आईसीआर ऑटोनोमस बॉडीज गवर्नमेंट नहीं काउंट होता है। सो लीव इनकैशमेंट हमारा गवर्नमेंट की तरह नहीं डील होता है, इसकी तरह डील होता है। अगर वहां आईसीआर दिया हुआ हो तो आपको देखना पड़ेगा, क्यों नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही डील होता है। हमारा ऑटोनोमस बॉडी को गवर्नमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब्स हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम में देखिए ये स्लैब्स हैं, बहुत क्लियर है। लास्ट टाइम वाले दोनों कंपोनेंट को मैंने ऐड कर दिया है, 0 to 3 लाख, 3 to 6 लाख, 6 to 9 लाख, 9 to 12, 12 to 15। यहाँ सिंपली देखते जाइए 3 लाख बढ़ता चला जा रहा है। हियर इट इज 5%, 3 लाख तक कुछ भी नहीं है। 5%, 10%, 15%, 20%, और 15 से ज्यादा इट बिकम्स स्ट्रेट 30%। अगर इसको अमाउंट में कन्वर्ट कीजिएगा, अगर कोई यहां फॉल कर रहा है तो यहां से यहां तक का टैक्स 15,000 हो जाएगा, और उसके बाद इस कंपोनेंट का जो इन बिटवीन का कंपोनेंट है इसका टैक्स आप कैलकुलेट कर लीजिए।
सिमिलरली अगर कोई यहाँ किसी का इनकम फॉल कर रहा है तो आपको सिंपली ये ले लेना है 30,000 रुपीज प्लस 15,000 रुपीज 45,000 रुपीज, और फिर इस गैप का आप टैक्स ले लीजिए। ठीक है, हर बार आपको परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना है। तो इस टेबल को माइंड में एकदम कैप कर लीजिए, रेदर देन वो टेबुलर फॉर्म, ये डायग्राम फॉर्म है, याद करना आसान है। टेबुलर फॉर्म करने के बजाय डायग्राम फॉर्म को आप अपने माइंड में एकदम कैप कर लीजिए, पिक्चराइज कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शन अवेलेबल अंडर न्यू रेजिम। देखिए, न्यू रेजिम में बेसिकली न्यू रेजिम लाया ही इसीलिए गया है कि गवर्नमेंट दो कंपोनेंट पे बढ़ रही है। एक तो वो कह रही है कि भाई ये डिडक्शन विडक्शन खत्म किया जाए, पूरा का पूरा कोई डिडक्शन ना दिया जाए, जितना आपको दिया जा रहा है हाथ में पूरे पे टैक्स दीजिए। आप कैसे खर्च कर रहे हैं वो आप सोचिए। हम टैक्स का रेट डाउन कर देंगे थोड़ा इस पैटर्न पे। दूसरा कि टैक्स कैलकुलेशन को इजी किया जाए। अभी हमें अपना रिटर्न फाइल करने के लिए वी हैव टू गो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बहुत सर्विस एम्प्लॉय जाते हैं, मैंने देखा है अपने सर्विस में, लोग मेरे पास आते थे कि सर जो ऑफिस का सीए है थोड़ा हेल्प करवा दीजिए रिटर्न भरने में। सो इसको खत्म करने, इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, ये सिंपल सा होना चाहिए कि लेमन भी कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए जो एग्जाम्पशंस वगैरह थे वो मिनिमाइज कर दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं, कुछ जस्ट नॉलेज पर्पज से लिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस पोर्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ठीक है, ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, दो चीज समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन सॉरी ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, किराए पे दिया हुआ है तभी उसका इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि उस पर आपके पास रेंट आएगा और रेंट दिखना चाहिए। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मैं कल के सेशन में बार बार ये चीज कह रहा था कि यदि आप अपने हाउस में रह रहे हैं तो आपका एचआरए जो मिलता है वो टैक्सेबल है इन टोटलिटी। मैंने इन टोटलिटी वर्ड कहा था। वहां पे एज्यूम ये किया जाता है कि यू हैव रेंटेड आउट योर ओन हाउस टू योरसेल्फ, और उसके उसके लीव में आप गवर्नमेंट से रेंट ले रहे हैं। सो दिस टोटल इज कंसीडर्ड एज रेंटेड हाउस। ठीक है, दिस कंसीडर्ड इज टोटल इज कंसीडर्ड टू रेंटेड हाउस, और उसके मेंटेनेंस पे जितना आपको मिल रहा होता है एचआरए 30% का डिडक्शन मिलता है। हम प्रॉब्लम में देखेंगे। कहने का मतलब है कि मैं अगर अपने हाउस में रह रहा हूं और 5 लाख रुपीज एचआरए ले रहा हूं तो इसका 30% 1,50,000 रुपीज मुझको इस हाउस के रिनोवेशन अपडेशन इसके लिए मैं डिडक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली एक छोटा सा कंपोनेंट बता दूं, प्रॉब्लम में आएगा नहीं आएगा मुझे भी पता नहीं। अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और इफ यू आर पेइंग रेंट 15,000 टू द ऑनर and at the same time 2,000 as maintenance charge to the society, so your rent will be 15 plus 2 17,000 rupees. It will not be 15,000 rupees. मेंटेनेंस का भी जो चार्ज देना है सोसाइटी का वो रेंट का ही कंपोनेंट होता है। दूसरा इसमें जो एग्जम्पशंस कंटिन्यू रखा गया है वो एग्जम्पशन है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। अब यहां पे है इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन को इसका पार्ट नहीं बनाया गया है। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन में कह रहा है कि इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज नो मोर इट्स पार्ट। तो ये एक समझिए कि ये एक मॉडिफिकेशन है, मैं डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, मॉडिफिकेशन है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो है 25,000 का परमिट किया गया है, वो मैंने बताया है इसमें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्पेशली एबल्ड पर्सन, मतलब कोई आदमी यदि चल नहीं पा रहा है, डिसेबल्ड है, बेटर टू कॉल इट स्पेशली एबल्ड मीन डिसेबल्ड। उसका ऑनरफुल वर्ड जो गवर्नमेंट ने ड्राइव किया हुआ है स्पेशली एबल्ड है। हम लोग को भी यही टर्म यूज करना चाहिए, वो स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल्ड नहीं है बेसिकली। तो इस तरह के लोगों के लिए जो कोई भी स्पेशली एबल्ड है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्पेशल अलावेंस उसको मिलता है, जो कि डबल रेट पे, मुझे मैं अगर सही हूं तो कन्वेंस का डबल रेट होता है, वो एग्जेम्प्टेड है। सिमिलरली कन्वेंस अलावेंस भी
एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टर्मिनोलॉजी है इनकम टैक्स में, इसलिए मैंने लिखा है दिस इज बेसिकली टीए, दिस इज बेसिकली टीए और टीटीए और टीटीए, लेकिन दिस डज नॉट इंक्लूड एलटीसी, एलटीसी इसमें नहीं है, ठीक है। एलटीसी इसका पार्ट नहीं है। डेली अलावेंस, डेली अलावेंस जो हम टीए के साथ डीए लेते हैं वो कंपोनेंट है। एंड प्री रिक्विजाइट फॉर ऑफिस पर्पस, कोई ऐसी चीज है जिसको हमको ऑफिशियली मेंटेन करना है और उसके लिए कुछ पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए लिस्ट है बड़ी सी, उसमें कुछ छूट है, तो ये टोटल छूट है। ये गैप के समय में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम इस पोर्शन में, दो सेशन के बीच में जो गैप है, थोरो हुई है इस पे। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, कल लोगों ने ये भी कहा था कि मैं इसको नहीं कंसीडर किया, मैंने कहा कि ये एक कंसेप्ट है, जब तक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मैं एग्जाम्पल में शामिल नहीं करूंगा। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस जो है दैट इज एन एडिशनल टैक्स। एक तो सेस समझिएगा कि ये रेगुलर टैक्स का पार्ट नहीं है, एडिशनल टैक्स है, और ये लेवी किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इसका कलेक्शन जो होगा चला जाएगा। सो आप इस चीज को समझिएगा, सेस का मतलब होता है स्पेशल कलेक्शन फ्रॉम सम टैक्स, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। हम लोग को भी अगर कुछ कोई लोग यहाँ पे अकाउंट्स के होंगे तो याद होगा कि एपी सेस हमें मिला करता था। एपी सेस का पैसा पहले हमारे बजट में आता था। एपी था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉरेन में एक्सपोर्ट होता था उस पे एक सेस लगता था और वो पैसा सीधा हमारे पास आ जाता था, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेस था। इसी तरह से एपी सेस में यहाँ पैसा जो होगा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में गवर्नमेंट के डिफाइंड रेशियो में दोनों जगह चला जाएगा। ये एक टीओटी है। अब समझिएगा टीओटी क्या होता है। ये एक टीओटी है, ये ओरिजिनल टैक्स नहीं है। टीओटी का मतलब हो गया टैक्स ऑन टैक्स है। आप देख, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अभी एग्जांपल, उन्होंने देखा होगा कि व्हाट एवर टैक्स इज कमिंग फाइनली ओवर दैट दिस इज चार्ज्ड, सो दिस 4% रेट विल बी चार्ज्ड ऑन taxable amount, sorry, tax, next tax which will be calculated in the normal course. So this is called TOT, tax over tax. आपको हो सकता है कि टीओटी भी पूछ दे, माइनर चांस है, टीओटी एक टर्मिनोलॉजी है इसकी, हो सकता है पूछ दे। ये एक एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल, एंड मैं जस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके साथ ये सेशन क्लोज कर रहा हूं। आप इस एग्जाम्पल को एक बार देखिए, अपने माइंड में कम से कम सोचिए कि किसका क्या ट्रीटमेंट होगा दोनों सिस्टम में। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन बी क्लास सिटी गेट्स फॉलोइंग इनकम इन फाइनेंशियल ईयर दिस, ठीक है, एक भी वर्ड फालतू नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बी क्लास सिटी है। बेसिक पे दिस मच, पर्सनल पे दिस मच, हाउस रेंट अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, दो चाइल्ड का, दो चिल्ड्रन का, डियरनेस अलावेंस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी है, इनकम मिल रहा है, रिसीव्ड एज पेटेंट इनकम। अब आप एक बार पहले के वीडियो से भी रिकलेक्ट कर सकते हैं, पेटेंट का कोई प्रोविजन मैंने बताया था क्या। ही पेड हाउस रेंट 20,000 per month. He claimed 1,50,000 as maintenance amount on income from house. ठीक है, उसी तरह से उसने कहां कहां क्लेम किया हुआ है और डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। एनपीएस टीयर 1 में 90,000 है, सेल्फ ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन में कुछ अमाउंट दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दिस इज नॉर्मल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट के लिए, क्या दोनों मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन ट्यूशन फी, सॉरी वही एजुकेशन, टीयर 2 में कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर होम लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, प्रोफेशनल टैक्स। ये कंप्लीट एक्सरसाइज दिया है और मुझे जो लगता है इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने एडजस्टमेंट के साथ नहीं आएगा। अगर आप इसको थॉरो हो जाते हैं तो बी श्योर, बढ़िया से अगर समझ जाते हैं, बी श्योर यू विल सॉल्व द एग्जाम्पल। मैं सेशन अंत में एक आध और एग्जाम्पल आपको दे दूंगा,
अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, इसको अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट वॉच एंड नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कीजिए। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. We'll try, sir.